तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले लोगों का एग्जाम हुआ तो उसमें जो इनकम टैक्स का पेपर आया था उसमें ज्यादातर बच्चे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था। लेकिन मैं अगर बोलूं कि अगर बच्चे ने पेपर अगर ढंग से बनाया है या फिर ढंग से तैयारी करी है तो पेपर टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो मैं पेपर में क्या क्या आया था उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन ले रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी वालों का और जो नॉन छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले हैं उनका एग्जाम होने वाला है। तो उन लोग ऐसी गलती मत करें पेपर में, और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और किस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? तो देखो, सबसे पहले एक तो ये आप लोग ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ कॉलेज वालों लोगों का जो पेपर है वो उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो हम पैटर्न के ऊपर नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन के कंटेंट के ऊपर जाएंगे कि मतलब क्वेश्चन में पेपर में पूछ क्या रहा है आप लोगों से। क्लियर है? देखो, सबसे पहले इनके में ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ठीक है, आप लोगों के में एक एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं एरिया बता रहा हूं कि पेपर सेट करने वाला कहां तक जा रहा है आपके सिलेबस में। सबसे पहला बोलता है कि व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में कब आया। आपको सिर्फ ईयर लिख कर आना था। ईयर था 1860। ईयर क्या था? 1860। ये बच्चा नहीं पढ़ के जाता है इसलिए नहीं लिखा होगा आंसर। जिसने लिखा होगा उसको एक नंबर मिलेगा, जिसने नहीं लिखा होगा खत्म। उसके बाद, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड। सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर सारी एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में लिखा रहता है। Why is the salary of member of parliament is taxable under the head salary, not taxable under the head salary। एमपी और एमएलए की सैलरी जो होती है सैलरी हेड में क्यों टैक्सेबल नहीं होती है? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। अदर सोर्सेस में मैंने बताया था आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप लोगों के में नहीं आएगा। जो ईयरली वाले हैं, जो नॉन छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके में ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मेरा ये बताने का मकसद है कि एरिया कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है? अब बोलता है इंटरेस्ट ऑफ ₹1,20,000 was paid on the loan taken last year 22-23 for renovating one's own residential house, मतलब खुद का मकान बनाने के लिए। What will be the deductible amount calculating income from house property। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में अपन जो इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन लेते हैं, केस वन याद है? मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 30,000 थी ना नॉर्मल केस में, और वो स्पेशल केस में कितने की थी? 2 लाख की। तो यहां पर कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कितना लिखना है? 30,000। और अगर आप ऐसा भी लिख देना कि यहां पर क्या रिनोवेशन के लिए लिया है ना, मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया है, तो यहां पर कितने की डिडक्शन मिलेगी? 30,000 की। क्लियर है? उसके बाद, स्पेसिफाइड डेट मींस अंडर सेक्शन 44AB। ये बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन है, मालूम नहीं होगा आप लोगों को लेकिन मैं बता रहा हूं। 44AB में है ना ऑडिट होता है। 44AB में क्या होता है? इनकम टैक्स का ऑडिट होता है। इसके अंदर स्पेसिफाइड डेट का मतलब होता है 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। उस डेट तक लोगों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या करानी पड़ती है? ऑडिट करानी पड़ती है अंडर सेक्शन 44AB। उसके बाद, At what rate will an individual's long-term capital gain be taxed? Long-term capital gain के ऊपर कितना % टैक्स लगता है? 20%। अगर मैं बोलूं पेपर बहुत इजी था, लेकिन बच्चा उस तरीके से तैयारी नहीं करके गया था। उसके बाद, मिस्टर एक्स इज कंप्लीटली ब्लाइंड। मिस्टर एक्स जो है पूरी तरीके से अंधे हैं। He will avail deduction under section 80U। 80U में मिलता है जो हाईली डिसेबल होता है और नॉर्मल डिसेबल होता है 75,000, और अमाउंट क्या थी? 125। अगर वो थोड़ा बहुत डिसेबल होगा तो 75, और फुल्ली डिसेबल होगा तो हाईली डिसेबल होगा तो 80U में 125 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? उसके बाद आगे, एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एज्ड 70 साल। 70 साल सीनियर सिटीजन है लेकिन नॉन रेसिडेंट है, तो कितने की लिमिट मिलेगी? 2.5 लाख। 2.5 लाख की उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फॉल्स ड्यू ऑन 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के 15 जून तक उसको पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना पड़ता है एडवांस टैक्स का। अगर चार्टेड अकाउंटेंट कोई गलत जानकारी दे देता है अपने सर्टिफिकेट में, अ चार्टेड अकाउंटेंट फर्निशेस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन सर्टिफिकेट, ही शैल बी लाइबल टू पे पेनाल्टी। यहां वो लाइबल पेनाल्टी पे करने के लिए लाइबल होगा। कितने रुपए की पेनाल्टी पे करेगा? 10,000। ये पेनाल्टी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन थे। अब जिस बच्चे ने उस ढंग से तैयारी की होगी तो 10 में 10 मिलेगा, और जिस बच्चे ने नहीं करी होगी तैयारी तो खत्म नंबर। अब आगे, ये मैं बताने का पर्पस ये है, मेरे को आंसर बताने का पर्पस नहीं है कि मेरे को आंसर बता रहा हूं आप लोगों को, इसका आंसर ये। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है जो नॉन छत्तीसगढ़ वाले हैं, और उन लोगों के में इस एरिया से क्वेश्चन आ गया तो सोच लो कहां कहां से क्वेश्चन उठा के दे रहा है। चलो अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम से मतलब क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ोगे। जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें आप लोग अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को शॉर्ट नोट में या कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? राइट नोट ऑन हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए के बारे में लिखना है, नहीं लिख पाओगे। एचआरए क्या होता है, एचआरए किस टाइप का अलाउंस होता है, एचआरए में कितनी एग्जाम्पशन होती है, एचआरए की एग्जाम्पशन कब नहीं मिलती है, ये आपको लिखना है। 1-1.5 पेज आराम से भर सकते हो आप लोग। उसके बाद डिस्कस शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सॉरी डिस्कस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नहीं लिख सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, लिख सकते जिसने कैपिटल गेन पढ़ा है अपने नोट्स से तो बिल्कुल लिख सकता है। नेम द लॉसेस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ऐसे लॉस का नाम बताओ जो कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड कब होता है पहले बताओ। पहले आप अगर ये आ गया तो क्या लिखोगे इसके आंसर में? सबसे पहले लिखोगे कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। जो लॉस इस साल में सेट ऑफ नहीं हो पाए अपनी इनकम से या किसी और इनकम से, या ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका इंटर हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसे लॉस को अपन क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड। तो कौन कौन से ऐसे लॉस है जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, कैपिटल गेन के भी लॉस और अदर सोर्सेज के भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को जो पूरा एक बताया था ना चार्ट, कौन कौन से लॉस, एक बार मैं चेहरा दिखा देता हूं उसका। ये कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, तो बाजू में देखो पूरा लिखा हुआ है। कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते हैं? एक ये वाला नहीं किया जा सकता, एक ये वाला नहीं किया जा सकता, बाकी तो सबको क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड। ये नोट्स आप लोगों के पास है, आप लोग देख लेना उसको। उसके बाद आगे, व्हाट इज पेन, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब भी मैंने 3-4 दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। पेन क्या होता है, कितने डिजिट का नंबर होता है, और पेन के जो लेटर होते हैं, चौथा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, पांचवा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो मैंने सब बताया था। जो पेन होता है ना, पेन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो चौथा नंबर होता है, चौथा लेटर, वो रिप्रेजेंट करता है कि सामने वाला किस टाइप का पर्सन है, अच्छा है कि गंदा वाला पर्सन नहीं, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, AOP है, BOI है, बताता है। इंडिविजुअल होगा तो P लिखा रहेगा, आप लोग भी चेक कर लेना अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो। कंपनी होगा तो क्या लिखा मिलेगा? C। फर्म होगा तो क्या लिखा मिलेगा? F। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा तो क्या लिखा मिलेगा? A। और HUF होगा तो क्या लिखा मिलेगा? H। ऐसा चौथा, और जो पांचवा लेटर होता है पेन का, वो सरनेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसा मेरा सरनेम जो अंबानी है, तो मेरे पैन कार्ड में जो पांचवा लेटर होगा वो क्या होगा? A होगा। ठीक है, मेरा पैन नंबर ऐसे स्टार्ट होता है, ASNPA। तो ये P जो रिप्रेजेंट करता है, आगे क्या है नहीं बताऊंगा, ये जो P है, P ये बताएगा पर्सन मतलब इंडिविजुअल, और A जो बताएगा मेरे सरनेम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इनका सेक्शन भी। बताओ कितना इजी था। अगर बच्चे ने थोड़ा सा सीरियसली पढ़ा रहता तो आराम से बना लेता। तो मैं रिग्रेट नहीं करवा रहा हूं छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले बच्चों से, ठीक है, बस मैं ये बनाने का पर्पस है कि आगे अब जिनका पेपर है वो इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। चलो अगला, लॉन्ग टर्म बोलता हूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आ गया रेसिडेंशियल स्टेटस से। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर, ये मेहरोत्रा सर की बुक में अगर आप जाओगे तो मैं बुक तो नहीं दिखा सकता आप लोगों को, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मेहरोत्रा सर की बुक से अगर आप लोग देखते हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है?
नाम हम भले चेंज किया होगा, मैंने नाम नहीं चेक किया है। एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट बता रहा हूं देख के। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन आया है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 23। ये HC मेहरोत्रा सर की बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है? 23। तो आप लोगों के पास बुक नहीं है तो बुक लेके आप लोग उसमें देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 23 क्लियर है रेसिडेंशियल स्टेटस का। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लोगों के केस में कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? HRA में मतलब जितने भी अलाउंसेज है, मैंने आप लोगों को लिखवाया अलाउंसेज का पूरा लिस्ट, उसमें एग्जेम्प्ट 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 नहीं बताया। तो कुछ अब कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? और में है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस के क्या है और में दिया है एग्जेम्प्टेड इनकम का। तो आप लोग एग्जेम्प्टेड इनकम का, मैंने याद करो, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें था एग्जेम्प्टेड इनकम करके, ठीक है, उसमें देख सकते हो। तो एम्प्लॉय के केस में HRA एग्जेम्प्ट होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, पूरा आप लोग जो अलाउंस वगैरह वो पूरा लिस्ट बनाकर आ जाना क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है और उसकी कहां तक एग्जेम्प्ट होता है उसकी लिमिट भी लिख कर आ सकते हो। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन सैलरी चैप्टर का है। सैलरी चैप्टर का भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सैलरी का, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सोबर बोलते हैं ना, कुछ है ही नहीं इसमें कि दिमाग लगाना। सैलरी जिसने पढ़ा है अच्छे से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आराम से, ठीक। अब ये मैं बुक खोल के नहीं बताने वाला कि कौन से नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, इतना मैं बता रहा हूं। अब सुनो, सैलरी के और में आया है हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी। सैलरी के ऑप्शन में क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी। क्या पूछ रहे सुनो, ये आपकी मेहरोत्रा सर की बुक में एक पेज नंबर, मैं इंग्लिश बुक का बता दूंगा कौन से पेज नंबर का है। स्टेट द आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स। ये थ्योरिटिकल पार्ट है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। तो आप लोग है ना अपनी बुक खोलो और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आओगे ना, तो इंग्लिश बुक अगर है आपके पास तो इंग्लिश बुक का पेज नंबर, अभी लेटेस्ट वाली जो बुक है असेसमेंट ईयर 23-24 की, पेज नंबर 172 के नीचे में दिया हुआ है एग्जेम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका कवर करता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम के नाम से आप लोगों को दिखेगा। पेज नंबर किसमें दिखेगा? 172 में है, अभी लेटेस्ट वाली बुक में 172 पेज नंबर नीचे में आपको दिख जाएगी थ्योरी, कौन कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के केस में टैक्सेबल नहीं होती है। मैं बोल के बता देता हूं, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पे क्या है आपकी फार्म हाउस बना हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे बहुत सारा है। तो मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को पेज नंबर 172 में इंग्लिश बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीजीबीपी का क्वेश्चन पूछा है, पीजीबीपी का क्वेश्चन। अब मैं ना क्या बोलूं, अब बरसात का दिन रहता तो बोलता डबरे में कूद जाओ बोलता मैं। ये क्वेश्चन पीजीबीपी का, ये नहीं बना क्या है बच्चे लोग, क्या है इस क्वेश्चन में बताओ मेरे को, क्या रखा है इस क्वेश्चन में? पीजीबीपी का क्वेश्चन है। पहले बताओ कौन से फॉर्मेट से बनेगा, फॉर्मेट 1 की 2 से? 2 से बनेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। अब एक क्या है, ये आदमी चार्टेड अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट को अपनी प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो जो जो उसकी प्रोफेशनल इनकम है उसको जोड़ दो और जो जो उसके प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर दो और नीचे डेप्रिसिएशन बुक्स का लेना 40%, बस आंसर आ जाएगा। और मेरे को ना बताते शर्म आ रहा है। उसके बाद इसके और में ना कैपिटल गेन और इसकी कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की थ्योरी दी है। क्या पूछता है? कैपिटल एसेट क्या होते हैं? खोल लो अपना नोट्स, ऊपर में मैंने लिखवाया कैपिटल एसेट क्या होते हैं। कैपिटल एसेट दो नेचर के होते हैं, एक होता है एप्रिशिएबल, दूसरा होता है डेप्रिशिएबल। उसके एग्जांपल्स भी मैंने लिखवाए हैं। फिर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म भी नहीं होता है और एक शॉर्ट टर्म भी होता है, पूरा मैंने बताया है, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़ लोगे तो इसका आंसर लिख सकते हो। ये आएगा नहीं, लेकिन मैं एरिया बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। लेस टैक्स सिक्योरिटीज, लेस टैक्स सिक्योरिटीज अदर सोर्सेस का आ गया, तो इसकी थ्योरी आप लोगों को बुक में मिल जाएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल
फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आपको टैक्स कैलकुलेट करने के निकाल के बताना है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बतानी है। टोटल इनकम कंप्यूटेड कितनी है उसकी टोटल इनकम? 3 करोड़। टोटल इनकम कितनी है? 3 करोड़। उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है? 30 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी है? 20 लाख। आपको टैक्स कैलकुलेशन करके बताना है सामने वाले का, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेशन करके करना मैंने आप लोगों को सिखाया है, वही स्लैब रेट लगाना है। अब क्योंकि इसकी जो टैक्स इनकम आ रही है ना, टोटल इनकम 3 करोड़ है, तो यहां पे सरचार्ज भी आ जाएगा, सरचार्ज, यहां पे सरचार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। आप लोग है ना, एक चैप्टर है असेसमेंट ऑफ HUF, वहां जाओगे तो HUF की आपको असेसमेंट की आपको बेसिस मिल जाएगा, मतलब कैसे एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम को और उसके टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो चैप्टर खोलोगे तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, अपने नोट्स में है, नोट्स बोलता हूं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टैक्स प्लानिंग और इसके बारे में मैंने बताया और इसको डिस्कस भी किया था मैंने। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है इनकम टैक्स के रूल्स के अंदर रहते हुए आप अगर टैक्स बचा रहे हो, नियमों का पालन करते हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। लेकिन आप अगर इनकम टैक्स के रूल्स को आप तोड़ रहे हो, तोड़ के टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टैक्स इवेजन, ठीक है। हाँ भूमिका बोलो, कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ भूमिका बोलो। सर गलती से हो गया था। अच्छा, उसके बाद राइट नोट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको एडवांस टैक्स के बारे में लिख कराना है। क्या होता है एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स का एक और नाम होता है पे एज यू अर्न। जैसे ही आपने कमाया वैसे ही आप उसको पेमेंट कर देंगे। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वहां पर मैंने पे एज यू अर्न करके लिखा हुआ है। तो बताना एडवांस टैक्स क्या होता है, इसका पेमेंट कब कब करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है, ये पूरा लिख दोगे तो बस। अब मेरे को आप लोग इसके आगे कुछ नहीं, पेपर खत्म। बोलूंगा तो लेंदी भी नहीं था पेपर, लेंदी भी नहीं था, और बोलूंगा 75 में से 75 नंबर का पेपर था ये, अगर किसी ने प्रॉपरली पढ़ा है तो। हाँ 1 मार्क्स में किसी किसी बच्चों का हो सकता है कि भाई वो उस एरिया में बच्चा जाता ही नहीं, क्योंकि इस इनकम टैक्स को नॉर्मली सब सोचते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरी में हाथ नहीं लगाते। तो बंदे ने जिसने भी पेपर सेट किए, वो तो आप लोगों का पेपर का पैटर्न ऐसा है कि 1 नंबर में थ्योरी पूछेंगे, है ना। तो आप लोगों से कुछ कुछ चीजें ऐसी पूछ ली गई है इसमें जो आप लोग कभी तैयारी करके जाते नहीं हो। लेकिन मैं बोलूंगा ओवरऑल पेपर बहुत इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। बस तैयारी आप लोगों की उस तरीके से नहीं थी। और मैं ये भी बोलूंगा कि क्या होता है, पेपर में जाने के बाद इंसान की साइकोलॉजी जो होती है ना, इजी चीज भी डिफिकल्ट लगने लग जाती है। जब घर आने के बाद हम पेपर को दोबारा देखते हैं तो हमको लगता है बहुत इजी था। इसलिए आपको पहले से बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। और आप लोगों को मालूम है एक चीज, जो 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है ना आप लोगों से, 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला सारे एमसीक्यूज है। बस उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में ना देके उसको इस तरीके क्वेश्चन बना दिया है। इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में कब आया? 1860। एमसीक्यू चेक कर लो, पहले चैप्टर का है। अगर सीए जो मिस रिप्रेजेंट करता है तो उसको पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी? एमसीक्यू चेक कर लो, पेनाल्टी का क्वेश्चन नंबर 1 है वो, ठीक है। तो मैं अपनी बात यहां पर अब खत्म कर रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो भी आप लोग समझो या फिर मेरी चेतावनी है कि अगली बार जो जिन बच्चों का पेपर है, अगली बार मतलब अभी आने वाला जिन बच्चों का पेपर है, वो बिल्कुल भी है ना ब्लंडर वाला काम मत करके आना पेपर में, ठीक है। और आराम से पढ़ो, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस की जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करो। आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। और शांति से, पेपर अच्छा आया तो ज्यादा खुश मत हो जाना, और पेपर खराब आया तो ज्यादा टेंशन मत लेना, अपने आप को ना नॉर्मल रखना और सोच समझ के बनाना। पेपर 3 घंटे के लायक नहीं था, अभी भी बता रहा हूं मैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी 1.5 घंटे में बना के निकल जाओगे तो 1.5 घंटा आपके पास सोचने के लिए है। क्लियर है मेरी बात? तो चलो, किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो मेरे को फिर आप लोग बाद में पूछ सकते हो।